साथियों, चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कार्ड पाना, तो आज की इस वीडियो में भाई हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जीके जीएस के कंप्लीट करेंगे। तो हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी यदि जुड़ चुके हैं तो एक बार ईमानदारी से जुड़े रहें। कुछ सोच कर क्लिक किया है वीडियो पर तो कुछ सोच कर देखिएगा वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें हर साल के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दृष्टिकोण से, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर आया हूँ। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। इस प्रश्न को आंसर आप सभी जानते हैं। तो यदि आप बताते हैं ऑप्शन डी के साथ रब अल खली रेगिस्तान, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल शिफ्ट 1 में 2023 में पूछा गया है 28 तारीख को, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। तो आप क्या टिक लगाएंगे? आप भाई रब अल खली रेगिस्तान लगाएंगे। चलिए साथियों, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि हर एक भाई, हर एक बहन से यही कहूँगा कि भाई इन वीडियो को, भाई इस क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीटेड होने के चांसेस यहाँ से रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम कुल के साथ बने हैं तो एग्जाम कुल के साथ ईमानदारी से बने रहना। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात कर लें। तो यहाँ पर साथियों प्रश्न कहा गया है, बात देखिएगा कि अल नीनो एक जो है जटिल जो है मौसम प्रणाली है। बिल्कुल सही है साथियों। जब अल नीनो जो है एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अल नीनो का अर्थ कहा गया है, ये अल नीनो का अर्थ क्या है साथियों? ये जो है अल नीनो का अर्थ क्या है, बताइएगा जल्दी से। जो अल नीनो का हमारा अर्थ है ये क्या है? यदि आप ऑप्शन बी भाई बाल मसीह बताते हैं, यानी कि बाल मसीह यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट, तो बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा बी के साथ आंसर जाएगा, आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि 2023 में पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में ये हूबहू देखने को मिल सकता है। चलिए साथियों, हर एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, और जहाँ से पूछने के चांसेज आपके बनते हैं। तो भाई बिना रुकावट के हर एक क्वेश्चन को विदिन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो जुड़े हैं तो भाई जुड़े रहना। चलिए इस प्रश्न को आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का कि कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है साथियों? कौन सी इसमें से कोमोरोस संघ की राजधानी है? यदि आप ऑप्शन इसका हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सी मोरोनी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो मोरोनी है ये भैया कोमोरोस संघ की राजधानी है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। 4 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। तो ये जो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला जो संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या सूरज की रोशनी घट रही है? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। क्या वायु घट रहा है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब 1 घटेंगे तो वायु निश्चित रूप से आपकी घटेगी, ठीक है। जब 1 घटेंगे तो भाई यहाँ पर 1 देखिएगा, हमारा इसका सही आंसर जाएगा 1 भैया सबसे तेज़ी से घटने वाला एक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बढ़िया सा बिल्कुल अच्छा आंसर होगा साथियों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। मुझे पता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो इन प्रश्नों को एक बार लाइक कर दें भाई वीडियो को, और इन प्रश्नों को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माइंडसेट से इन प्रश्नों को देख कर जाना। आपके एग्जाम, यदि आपके एग्जाम के कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस वीडियो से। चलिए तारों के चमकने का कारण क्या है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि जो हमारे तारे हैं ये चमकते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यदि जो ये भी जो प्रश्न आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, यदि आप धूल के कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत होंगे। यदि बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी गलत होंगे, क्योंकि परावर्तन के कारण जो है हमारे तारे चमकते नहीं हैं भाई। यदि आप कहते हैं कि तारों के जो है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तो मैं कहूँगा कि आप इस पे बिल्कुल सही होंगे, यानी कि ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है साथियों। चलिए तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो लाता हूँ। आपके एग्जाम के बहुत टाइम बचा हुआ है। एक लाइक करके, अपना एक प्यारा सा लाइक करके और अच्छा सा कमेंट, आपके कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, उस पर जाइए, एक अच्छा सा कमेंट, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है।
तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बताइएगा इसका साथियों। कह रहा है कि लेक तुर्काना। साथियों लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह बात बिल्कुल सही है साथियों। जब कभी आपके पूछे कि लेक तुर्काना जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है तो बिल्कुल सही है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील कौन सी है तो आप यदि लेक तुर्काना बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में साथियों। अब यहाँ पर किस देश में पूछा है तो यदि आप 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी केन्या बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो लेक तुर्काना है ये सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, लेकिन ये भाई लेक तुर्काना में स्थित है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो आपकी अच्छी है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा तो इसका आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिए, जो कि 2023 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है। तो आज आप 7 नंबर का क्या बताते हैं जल्दी से। यदि आप भाई यदि क्या बताते हैं जो भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा जल्दी से। उनको भाई निम्नलिखित में से उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिए उन देशों की। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका प्रश्न क्या होगा आंसर। ठीक है, तो मैं कहूँगा साथियों कि इसका जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ, यानी कि CADB जो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर इसका ये होगा और ए इसका जो दूसरे का ए होगा और तीसरे का जो है साथियों हमारा डी होगा और चौथे का हमारा बी होगा। ठीक है साथियों, तो जाम्बिया की लुसाका है, क्यूबा की जो है ये हवाना है, रवांडा की जो है ये किगाली है और बहरीन की भैया मनामा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर जाएगा साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख गया अच्छा सा ग्रह। जब कभी आप एग्जाम में पूछ ले कि किस ग्रह को सौरमंडल का एकमात्र बौना ग्रह कहते हैं, जब बौना ग्रह बात करें तो आप बिना सोचे समझे बिना आंख मूंद कर आप भाई सेरेस ग्रह लगाना। सेरेस ग्रह को भाई हम एकमात्र जो है बौना ग्रह कहते हैं, जो कि 2023 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कहे साथियों। चलिए बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन डी बताते हैं कि भाई आंतरिक सौरमंडल का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है तो मैं कहूँगा कि भैया सेरेस जो है ये सौरमंडल का एकमात्र बौना ग्रह है साथियों। चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि आप इनमें से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा आएगा, डोंट वरी। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपके नहीं गलत होने चाहिए। चलिए कह रहा है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई राजस्थान के जालौर जिले, राजस्थान में एक जालौर जिला है जहां पर भाई किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है तो बताइएगा, जो कि शिफ्ट 1 में 2023 में प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। यदि आप 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट जो है पाया जाता है, ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा साथियों। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करें। 11 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शीत ऋतु की शुरुआत जो है में तमिलनाडु की तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है साथियों। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु की तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है बताइएगा जल्दी से, जो कि 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी लोग बी बताते हैं, उत्तर पूर्वी साथियों। वर्षा ऋतु यानी कि मानसून जो आता है इसमें भैया शीत ऋतु की शुरुआत में ही तमिलनाडु मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें सोल्यूशन के साथ। आपका रिविजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। मानसून जो आता है इसमें भैया शीत ऋतु की शुरुआत में ही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल अच्छा सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कह रहा है साथियों प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से गेस कीजिएगा, हर
एक प्रश्न को आंसर आपको गेस करना है और यदि आप सही होता है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, यदि आप गलत होते हैं तो आपके एग्जाम के 2 ही दिन बचे हुए हैं। जब ये प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया तो क्या ही किया। चलिए साथियों, तो कह रहा कि मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मेनम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों। जो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दोनों में कौन सा इसमें स्थित है बताइएगा। यदि 12 नंबर प्रश्न का आप सभी ऑप्शन सिक्किम बताते हैं तो क्या मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे, तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। 2023 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है कि जो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये सिक्किम राज्य में स्थित है साथियों। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। कह रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग जो है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है साथियों। तो जो कि 2023 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है, यदि आप इसका आंसर 13 नंबर प्रश्न का शिवालिक श्रेणी यानी कि रेंज बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो शिवालिक रेंज है इससे जो है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित जो तलछट से बना है, तो मैं कहूँगा कि शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक रेंज। तो एक इसका अच्छा सा आंसर जाएगा ए फॉर। अभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जिससे कि आपके यदि कुछ दिन बचे हुए हैं तो आपका भाई एक अच्छा सा स्कोर कार्ड बन जाए इस एग्जाम कुल के माध्यम से। चलिए तो हर एक प्रश्न को अच्छे से कराता हूँ मैं इस चैनल पे, तो आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। कोई आप भाई लाइक कर दें, और लाइक करना तो आपका दायित्व है, ठीक है, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो भाई आपका एक लाइक जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में साबित होता है। लेकिन जो सब्सक्राइब करना आपका इसमें भला होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो पता नहीं अगले बार ये चैनल आपको मिले कि न मिले, ठीक है। तो इस बार चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका भी भला हो जाए। चलिए साथियों, तो किसे जो है भूरा ब्राउन यानी कि ब्राउन कोयला कहा जाता है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है, जो कि 2023 में प्रश्न पूछा गया है, यदि आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी लिग्नाइट बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो लिग्नाइट है इसे भैया ब्राउन कोयला कहा जाता है। ऑप्शन बी फार इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। कह रहा है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान जो है ये पानी से भरा होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है साथियों। इस परत की ऊपरी सीमा जो है ये क्या कहलाती है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में एक बार फेंक के मारिएगा साथियों। यदि आप 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जल तालिका बोलते हैं तो क्या वाटर लेवल बोलते हैं, हम कहें बिल्कुल सही भाई। जब वाटर लेवल किसे कहते हैं आपको पता होगा कि जल तालिका जो है ये मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान जो है ये पानी से भरा होता है। तो इस परत को हम साथियों वाटर लेवल यानी कि जल तालिका कहते हैं। ऑप्शन सी फार इसका क्लियर आंसर होगा। सी फार कहो ना कि वीडियो अच्छी है, आपके वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल सही साथियों। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात कर रहा है साथियों। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पांगी घाटी जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों। जो पांगी घाटी है ये भारत के किस राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बताते हैं तो मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये पांगी घाटी जो है स्थित है। तो ऑप्शन बी फार इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए आपका कितना स्कोर जाता है, क्या आप एक अच्छा स्कोर फतेह कर पाते हैं, वीडियो के अंत में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट के रूप में इसको समझिएगा, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर गेस कर लीजिएगा, और यदि गलत होता है तो गलत, बाकी सही होता है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर कह रहा है साथियों, देखिएगा कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य साथियों। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो दादरा और नगर हवेली है साथियों, यहाँ पर सतमालिया हिरण अभ्यारण्य जो है स्थित है, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादरा और नगर हवेली, ठीक है। यह कहाँ है भाई, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य जो है ये दादरा और नगर हवेली है। इस बात को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है साथियों 18 नंबर प्रश्न का कि सह्याद्री जो है ये सह्याद्री पर्वत जो है श्रृंखला किस स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताएंगे, शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो यदि 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी
तोरण किला बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए, कह रहा है कि भारत का जो थार मरुस्थल है ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों। जब कभी आपसे पूछे कि जो है विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आप बिना सोचे बिना समझे भाई भारत का थार मरुस्थल बताना, ठीक है। और जनसंख्या का कितना % घनत्व है, तो आप कितना बताएंगे। यदि आप 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ये 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। 20 नंबर कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है ये भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है, तो कौन सी है, जल्दी से बताइए कौन सी संस्था है। यदि आप 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि CSIRNPL बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात कर ले 21 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सभी साथी से कहूँगा कि आधी अधूरी ज्ञान और आधा अधूरा क्लास एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि वीडियो पर क्लिक किया है तो उस वीडियो को वॉच कीजिए जिससे कि आपका एग्जाम में फ़ायदा हो। बहुत अच्छी बात है साथियों। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों। जो मिलम ग्लेशियर है ये भारत के किस जो है केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, जो कि 2023 में शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ इस प्रश्न की, अभी हम आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए कि किस चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में से किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है साथियों। तो भैया प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध है क्या वो चालक की पदार्थ पर निर्भर करता हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल करता है, ठीक है। लंबाई पर, ये भी चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर करता है, लेकिन जो चालक की आर्द्रता पर ये इस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा साथियों जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो चालक की आर्द्रता पर है, ये चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यदि आप आंसर सही बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 नंबर प्रश्न की बात करिएगा यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी जो है हमारा बताते हैं, 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है पीजोमीटर बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो पीजोमीटर है ये जो है भूमिगत जो है जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, तो पीजोमीटर उपकरण का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बढ़िया सा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत, लैक्टोमीटर जब कभी बात करें तो भाई लैक्टोमीटर मतलब कि दूध की शुद्धता नापने के लिए, मापने के लिए, और इसका सिद्धांत यानी कि नियम किस प्रकार करता है। यदि आप जो है आप 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस पर आप बिल्कुल सही होंगे। डी इसका अच्छा सा आंसर होगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो साथियों। जो लैक्टोमीटर है ये दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये जो है लैक्टोमीटर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इज इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा बात। चलिए, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न की एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत साथियों, जो एल्युमिनियम की होती है ये मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो भाई ये जो था 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट पहले में। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए एनोडाइजिंग बताते हैं, तो बिल्कुल आप सही होंगे। जो एनोडाइजिंग है ये भैया एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं एनोडाइजिंग, यानी कि ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, तारों के चमकने का कार्य मैंने अभी आपको बताया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा सभी साथी। ये प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक जो है तरंगे हैं, ये तरंग गति का एक उदाहरण है, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग गति का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा, बिना कुछ कहे बिना कुछ रुके साथियों। चलिए,
तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, जाइए से एक अच्छा सा कमेंट फेंक के मारिए और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। ठीक है, कह रहा है साथियों यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है साथियों। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है साथियों। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को यदि आप किसी कार्य करने की जो क्षमता को यदि आप क्या बताते हैं, यदि आप सभी साथी ऊर्जा बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। किसी पिंड की कार्य करने, किसी पिंड अथवा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम सभी साथी ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। तो भैया क्षमता, यहाँ क्षमता का मतलब भाई सामर्थ्य, क्षमता एक ही है और शक्ति भी एक ही है। ठीक है, तो ऊर्जा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी कार्य करने की शक्ति कहे या सामर्थ्य कहे साथियों, या फिर क्षमता कहे, तो सभी को आपको भाई ऊर्जा बताना है। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कुछ कहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है साथियों, ये आपके एग्जाम में प्रीवियस और हूबहू पूछे गए थे प्रश्न, तो आपके इस बार भी आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। तो प्रश्न ना आए तो मुझे आकर बताना। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर यानी कि विसंगवाहक का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। यदि आप 2022 का शिफ्ट 1 सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि भाई 10 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन सभी हीरा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। जो डायमंड हमारा होता है, ये एक प्रकार का इंसुलेटर का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है हीरा, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डायमंड बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। चलिए, प्रकाश वर्ष का माप साथियों क्या है। प्रकाश वर्ष का जो है माप क्या है, आप लोगों ने प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा कि एक प्रकाश वर्ष में इतने होते हैं। तो भाई प्रकाश वर्ष का माप क्या है, यदि आप बताते हैं जो प्रकाश वर्ष का जो माप होता है वो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी तारीखीय दूरी, तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो प्रकाश वर्ष का माप होता है ये एक प्रकार की तारीखीय दूरी होती है, जो कि एक प्रकाश में वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है उसे भाई एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है तो उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन एफ सी फॉर बिल्कुल क्लियर सा आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही बिंदास हैं साथियों। चलिए, तो 12 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों। आपके एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, आपको शायद पता होगा इसका आंसर। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP का एक अश्वशक्ति का मान जो है लगभग कितने वाट के बराबर होता है। यदि आप 756 बताते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। यदि आप 746 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। ठीक है, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि एक अश्वशक्ति, एक HP या फिर एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो आप 746 वाट बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है साथियों। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न की बात करें कि कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। क्या भैया नारंगी रंग आपको इंद्रधनुष में दिखता है? क्या आप लोगों ने रेनबो देखा है? बताइएगा जल्दी से, क्या रेनबो आप लोगों ने देखा? कौन सा रंग नहीं है? यदि आप बताते हैं नारंगी तो आप बिल्कुल गलत होंगे। भाई नारंगी जो है इंद्रधनुष में आपको रंग दिखता है, बैंगनी भी दिखता है और नीला रंग भी दिखता है, लेकिन आप लोगों ने सफ़ेद रंग इंद्रधनुष में नहीं देखा होगा, यानी कि ऑप्शन डी फॉर हमारा अच्छा सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। जो इंद्रधनुष में ये 7 रंगों में से एक रंग सफ़ेद नहीं होता है, बाकी सभी रंग होते हैं नारंगी, नीला और बैंगनी, पीला। जब कभी पूछे कि इंद्रधनुष में मध्यवर्ती रंग कौन सा है, यदि आप येलो बताते हैं, पीला बताते हैं, तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो मध्यवर्ती रंग होता है वो पीला होता है। और यदि हम सभी रंगों को एक मिलाकर एक मिक्सचर कर लें तो भाई वहाँ पर जो रंग बनेगा वो सफ़ेद बनेगा। यदि बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो आपका सफ़ेद रंग देखने को मिलेगा। बाकी 14 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारों का रंग जो है, ये तारों का रंग जो है ये तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है साथियों? तारों का रंग जो है ये निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर शायद दूसरा होगा कि यही है। चलिए, यही है साथियों, यही है। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है सभी साथी ऑप्शन बी, स्विच बंद होने पर जो है तारों का रंग जो है निर्भर होता है, स्विच बंद होने पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया रजिस्टेंस की यानी कि प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या है, यानी कि सिस्टम जो है ये सिस्टम जो एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप आंख मूंद कर बिल्कुल सही होंगे। जो प्रतिरोध की एसआई इकाई है वो भैया ओम है। ठीक है, जो भाई रजिस्टेंस की जो है एसआई इकाई है, ये आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा, तो जो इसकी इकाई है भैया वो ओम है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं साथियों। जो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं तो क्या होते हैं? यदि आप ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा, जो कि 2021 में शिफ्ट
फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया है साथियों। चलिए, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसके मापन की इकाई है तो आप क्या बताएंगे। मैंने अभी क्या बताया कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात सी फॉर इसका क्लियर, अच्छा एकदम बढ़िया सा आंसर हो जाएगा बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले साथियों। बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कह रहा है साथियों कि समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है साथियों। तो उसको क्या कहते हैं, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, उससे क्या कहते हैं। यदि आप 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो तरंगदैर्घ्य होती है वो समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, उसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं साथियों। बहुत अच्छी बात है। जब कभी आपसे पूछ ले कि किसकी तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे अधिक होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो क्या आप बताएंगे। यदि आप ऑप्शन सभी साथी क्या बताते हैं। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बताते हैं। जो तरंगदैर्घ्य होती है वो नारंगी रंग की सबसे यहाँ पर अधिक होती है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। नारंगी रंग का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है साथियों। जब बात कर ले कि भैया रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे। जो रेडियो तरंग का वेग होता है वो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है ये रेडियो तरंग का वेग होता है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, अब थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात कर लें तो कहा रहा है कि भाई ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक जो है एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच जो है संवाद है साथियों। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है, जो कि प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में है। यदि आप 1 नंबर इसका आंसर जो है, यदि आप इसका सभी साथी इसका आंसर जो है ब्यास और सतलज बताते हैं तो आप बिल्कुल सही हो साथियों। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच जो है ऋग्वेद में विश्वामित्र और ब्यास और सतलज नदी के बीच जो है संवाद है। ऑप्शन डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कुछ कहे। बहुत अच्छी बात है। यदि आप 2 नंबर प्रश्न की बात करें, 2 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा था। जब कभी आपको पूछेगा एग्जाम में कि जिन के नाम से किससे जाना जाता था, गौतम बुद्ध, महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी, या फिर आपको 4 ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आप भाई महावीर स्वामी लगाना, क्योंकि भाई जिन के नाम से महावीर स्वामी को जाना जाने लगा। और इसमें भाई जिन का अर्थ क्या है साथियों, जिन का अर्थ क्या है। यदि आप जिन का अर्थ होता है कि सभी इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त करना, तो यदि आप 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी विजेता बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, वही से उसे ही कहते हैं विजेता अर्थात जिन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न तैयार हो चुके हैं एक साथ। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीयों केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो क्या बताएंगे कौन सा प्रांतीय जो है ये केंद्र नहीं था। यदि आप 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। सी फॉर इसका क्लियर सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था। यदि आप सभी साथी 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी पुणे बताते हैं, जहाँ पर एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय स्थित है, वहाँ पर साथियों मराठा शहर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा आंसर होगा, जो कि 2023 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि 1722 में साथियों की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, तो आप क्या बताएंगे। जब 1722 में साथियों 1722 में जो है आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, तो सी फॉर इसका क्लियर सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए,
17 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 17 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए साथियों तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो यदि आप 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। मोम लोपी ढलाई जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो है मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का प्रयोग किया गया था, तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन डी फॉर इसका दिल से ऐसा आंसर होगा साथियों। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए बिना कुछ कहे और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपना राय एक बार कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आप भाई इस वीडियो को देखकर क्या अपने आप में महसूस करते हैं, क्या आपका स्कोर कितना रहता है, आपने कितना अभी तक सही किया। जल्दी से बताइए कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश जो है में दिया था, किसमें दिया था? यदि आप भाई आप इसका क्या बताते हैं, क्या ध्यान मुद्रा में दिया था, अभय मुद्रा में, या भूमि स्पर्श मुद्रा में, या फिर धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में? तो 18 नंबर प्रश्न का आप सभी ऑप्शन बी धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे साथियों कि गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था वो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। ऑप्शन बी फॉर बिल्कुल बढ़िया सा आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, कह रहा कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए साथियों। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। यदि आप सभी साथियों 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बताते हैं लोथल, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। हड़प्पा का जो एक बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे साथियों। जब कभी आपके पूछे कि इंडिका यानी कि इंडिका के लेखक कौन थे तो आप बताएंगे। जब मैगस्थनीज बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो मैगस्थनीज थे ये भैया इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे, इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम जो है देवनापिय पयदिश था साथियों। कौन सा एक व्यक्ति है जिनका नाम देवनापिय पयदिश था? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी क्या बताते हैं? ऑप्शन मौर्य सम्राट अशोक बताते हैं तो बिल्कुल आप सही होंगे, जो कि 15/10/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है साथियों आपके यूपी SSC पेट एग्जाम में। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी जो है हर्षवर्धन की पहली राजधानी साथियों बनी। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि यूपी SSC पेट जो है 2000 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी बनी, तो यदि आप वही पाटलिपुत्र बताते हैं तो क्या आप बिल्कुल सही होंगे? बताइएगा। यदि आप पाटलिपुत्र बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत होंगे भाई। थानेश्वर जो है ये हर्षवर्धन की पहली राजधानी बनी। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा, बी जिसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है साथियों जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है साथियों। कह रहा है साथियों जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। यदि आप ऑप्शन क्या बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं, इस प्रश्न की अभी बात कर लेंगे। भैया भारतीय इतिहास में भैया धन्वंतरी कौन थे साथियों? धन्वंतरी एक प्रकार के वैद्य थे, इस बात को ध्यान रखना। बाकी एक नाटककार नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, आप मत मानिएगा। यहाँ पर जिसने प्रश्न मुझे पेपर भेजा है उसमें भाई उल्टा सीधा लगा था, कोई बात नहीं। लेकिन जो धन्वंतरी थे वो एक प्रकार के चिकित्सक थे, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि एक प्रकार के वैद्य थे। तो ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर होगा, बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे। धन्वंतरी मतलब एक प्रकार के क्या थे? वैद्य थे, यानी कि चिकित्सक थे। प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है साथियों। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है 28 नंबर प्रश्न की दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो है सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन सभी 28 नंबर का खिलजी वंश बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे साथियों। खिलजी सल्तनत ने दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम समय तक अवधि में शासन किया था। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें। 29 नंबर कह रहा है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? यदि आप 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी फरीद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था वो फरीद था। ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सी अच्छा आंसर होगा साथियों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी 30 नंबर की बात कर लें तो अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का जो है श्रेय साथियों उनके निम्नलिखित में से जिस श्रेष्ठ दरबारी के नाम से दिया जाता है, तो आप क्या बताइएगा साथियों?
तो यदि आप इसका सभी आंसर 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राजा टोडरमल बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कितना स्कोर रहा आपका, क्या स्कोर आपका अच्छा जा रहा है इस वीडियो में, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। और अपनी राय, अपना डाउट, अपना कमेंट, अपनी मतलब कि सारी प्रॉब्लम आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारा मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।